एक घने जंगल में एक मंदिर के सामने पीलू भीख मांगा करती थी। भगवान के नाम पे कुछ दे दो साहब, भगवान के नाम पे कुछ दे दो, आपके बच्चे जीते रहेंगे, आपके घर में खुशियाँ रहेंगी। एक दिन ऐसे ही जब वो मंदिर के बाहर बैठी थी तो वो देखती है कि एक चिड़ा बहुत तेजी से उड़ते हुए आता है और मंदिर के अंदर घुस जाता है। पीलू सोचती है, अरे इस चिड़े के ऊपर लगता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत आई है, तभी इतनी हड़बड़ी में मंदिर के अंदर इतनी जल्दी घुस गया। तभी वहाँ का बदमाश कालू पंजे में चाकू दबाए पीलू के पास आता है। ए चिड़िया, तूने यहाँ किसी पक्षी को भागते हुए देखी है क्या? नहीं, मैंने तो किसी भी पक्षी को यहाँ से भागते हुए नहीं देखी हूँ। देखो, मेरे पास ये रुपयों की गड्डी है, अगर तुम मुझे उस पक्षी के बारे में बता दोगी तो मैं तुम्हें ये रुपयों की गड्डी दूंगा। पीलू कुछ देर सोचती है, फिर कहती है, नहीं कौआ जी, मैंने किसी भी पक्षी को यहाँ से भागते हुए नहीं देखी हूँ। वो बदमाश कौआ वहाँ से चला जाता है। तब वो पक्षी मंदिर से बाहर निकलता है और पीलू चिड़िया को धन्यवाद अदा करता है। बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक दुश्मन है जो मुझे मरवाने के लिए मेरे पीछे एक गुंडा भेजा था, लेकिन तुमने लालच ना कर मेरी जान बचा ली। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को घने जंगल में छुपा कर आ रहा हूँ। अब मैं पुलिस के पास जाऊँगा। तुम प्लीज इस पते पे जाओ मेरी पत्नी और बच्चों के पास, और जब तक मैं ना आऊँ तुम उनकी देखभाल करोगी? पीलू हाँ कहती है। ऐसा कहकर वो चिड़ा वहाँ से चला जाता है। पीलू उस पक्षी के बताए हुए पते पर पहुँच जाती है। मुझे आपके पति ने आपके पास भेजे हैं और आप लोगों का ख्याल रखने के लिए कहे हैं। मेरे पति कहाँ हैं? वो किस हाल में हैं? वो ठीक तो है ना? बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति ठीक हैं। वो तुम लोगों के दुश्मन को पकड़ाने के लिए पुलिस के पास गए हैं। बहन, मैंने और मेरे बच्चों ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाए हैं। हम डर के मारे बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम लोगों के लिए खाना लेके आती हूँ। ऐसा कहकर पीलू उनके लिए खाना लेने जाने लगती है। बहन, मैं खाना लेने जा तो रही हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। बहन, ये लो, मेरे पास बहुत पैसे हैं, तुम ये पैसे रखो और इससे खाना लेकर आओ। इधर वो चिड़ा पुलिस थाने पहुँच चुका होता है और पुलिस को सारी घटना का ब्यौरा देता है। पुलिस चिड़े को एक तस्वीर दिखाता है जिसमें लिखा होता है मोस्ट वांटेड। उसमें उस की तस्वीर होती है। चिड़ा उस तस्वीर को देखकर हाँ कहता है। पुलिस उस बदमाश का पीछा करती है। कुछ देर पुलिस को वो छकाता है और आखिर में वो थक जाता है। फिर पुलिस पे वो हमला कर देता है। पुलिस भी उस पर हमला करती है। थोड़ी देर की गोलाबारी के बाद आखिरकार पुलिस के हाथों मारा जाता है। इधर पीलू चिड़िया खाना लेकर आती है। 2 दिनों बाद चिड़े की पत्नी और बच्चे खाना खाते हैं और कुछ ही देर में वो चिड़ा उनके पास पहुंच जाता है। पीलू बहन, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, तुमने मेरे और मेरे परिवार का ख्याल रखा। तुम्हारी वजह से मेरा परिवार बच गया और वे सब गुंडे बदमाश अब खत्म हो चुके हैं। मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे दुश्मन होते हैं, लेकिन अब सारे दुश्मन हट चुके हैं। ठीक है सेठ जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब आप सब अपना ख्याल रखिए, मैं वापस जाती हूँ। अरे बहन, तुम वापस जाके क्या भीख मांगोगी? अब तुम भीख नहीं मांगोगी, अब आपको भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये लीजिए रुपयों से भरा बैग, अब आप अपना कोई व्यापार शुरू कीजिए और खुशी खुशी रहिए। उन पैसों से पीलू चिड़िया अपना छोटा सा कारोबार शुरू करती है। इस तरह पीलू अपनी ईमानदारी की वजह से भिखारन से करोड़पति बन जाती है। चीनू और पिंकी दोनों भाई बहन हैं और अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं। आज चिल्ड्रंस डे है, इसलिए सुबह सुबह उनके मम्मी पापा उनके पास आते हैं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे बच्चों, आज बताओ क्या खाओगे? मैं तुम्हारी पसंद का ही खाना बनाऊंगी। मम्मी, आप आलू का पराठा बना दो, मुझे वो बहुत पसंद है। और चीनू तुम? मैं भी आलू का पराठा खा लूंगा, मुझे भी तो ये बहुत पसंद है। बाकी तो आज स्कूल में पार्टी रखी ही गई है, वहाँ भी तो बहुत कुछ खाने को मिलेगा। चलो बच्चों,
बच्चों जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आ जाता हूँ। दोनों बच्चे नहा धोकर जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तब तक उनकी मम्मी आलू के पराठे बना देती है। दोनों पराठे खाकर स्कूल के लिए पापा के साथ निकल जाते हैं। पापा दोनों को स्कूल में छोड़ देते हैं। बच्चों आज खूब मस्ती करना, आज तुम्हारा ही दिन है, बाकी मेरी तरफ से भी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। पापा ऐसा कहकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और चीनू और पिंकी अपनी क्लास में जाकर बैठ जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि आज उनकी क्लास बहुत ही सजी हुई है। फूल, मालाएं और रंगोली बनी हुई है। कुछ देर बाद उनके क्लास टीचर उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं, बच्चों हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आज आपको जो करना है आप वो कर सकते हैं, आप पर कोई बंदिश नहीं है। वैसे बच्चों कोई मुझे बताएगा कि हम चिल्ड्रंस डे क्यों मनाते हैं? तभी पिंकी अपना हाथ खड़ा करती है और कहती है, सर हम चिल्ड्रंस डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती उत्सव है और उन्हें क्योंकि बच्चे बहुत प्यारे थे तो आज के दिन चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। गुड पिंकी। इसके बाद क्लास टीचर वहाँ से चले जाते हैं और सभी बच्चे ग्राउंड में जाकर खेलने लगते हैं। कोई क्रिकेट खेलने लगता है तो कोई बैडमिंटन तो कोई फुटबॉल। आज सभी बच्चे बहुत खुश थे। पिंकी और चीनू भी बैडमिंटन खेल रहे थे। तभी पिंकी की नजर स्कूल के बाहर खड़े दो गरीब बच्चों पर जाती है, जिनके कंधों पर थैले लदे हुए थे और उनके कपड़े फटे हुए थे, जो उन्हें बड़ी आस भरी नजरों से देख रहे थे। पिंकी को उन पर बहुत दया आती है, इसलिए वो उनके पास जाती है और कहती है, तुम भी हमारे साथ खेलना चाहोगे? नहीं नहीं, किसी ने देख लिया तो बहुत मार पड़ेगी। नहीं, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, चलो हमारे साथ। चीनू और पिंकी उन दोनों बच्चों को स्कूल के अंदर ले आते हैं और उन्हें भी अपने साथ खिलाते हैं और खाने के लिए मिठाई और चॉकलेट भी देते हैं। अब हम चलते हैं, हमें कबाड़ इकट्ठा करना है। अगर कबाड़ इकट्ठा नहीं किया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी, हमें खाना भी नहीं मिलेगा। क्या तुम स्कूल नहीं जाते? हम बहुत गरीब हैं, स्कूल की फीस बहुत महंगी होती है जो हमारे माँ बाप नहीं भर सकते। तभी उन बच्चों पर गार्ड की नजर पड़ती है और वो उन्हें स्कूल से बाहर निकालने लगता है। चलो चलो निकलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। 2 मिनट के लिए नजर क्या हटी, तुम तो अंदर ही घुस गए। चलो निकलो यहाँ से। गार्ड अंकल इन्हें मत निकालो ना, ये हमारे साथ खेल रहे हैं, इन्हें खेलने दो। अरे बेटी इन्हें बाहर नहीं निकाला तो मुझे काम से निकाल दिया जाएगा। तभी चीनू के क्लास टीचर उनके पास आते हैं। कोई तुम्हें काम से नहीं निकालेगा, ये भी बच्चे हैं, इनका भी खेलने का मन करता है, खेलने दो इन्हें। बच्चों तुम स्कूल में पढ़ना चाहोगे? बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। शिक्षा पर सभी का हक है और कल तुम अपने माँ बाप को स्कूल लाना, मैं उनसे बात करूंगा और तुम्हारी पढ़ाई का खर्च खुद ही उठाऊंगा। बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, साथ ही चीनू और पिंकी भी, क्योंकि उन्हें नए दोस्त जो मिल गए थे, इसलिए वो सभी मिलकर खेलते हैं और चिल्ड्रंस डे का सही फायदा उठाते हैं। बदलापुर एक छोटे से गांव था। यहाँ बबलू अपने ससुराल में रहता था। उसका ससुराल बहुत गरीब था। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे कोई काम दे नहीं रहा था। एक दिन बबलू बर्गर खा रहा था, तब उसका ससुर आकर उसे कहता है, हाँ हाँ दामाद जी, अच्छे से बर्गर खा लो, सुबह सुबह बर्गर खा लो। हम लोगों के पास चाय पीने के पैसे नहीं है, लेकिन आप ना बर्गर खा लो। क्या हुआ ससुर जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तो क्या करूं दामाद जी, घर में इतनी परेशानी है, गरीबी है, लेकिन आपको एक भी काम नहीं मिल रहा है और आप बर्गर खा रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ आप कहीं पर मजदूरी कर लो, हम सब भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। बबलू बहुत दुखी होता है। बबलू काम की तलाश में घूम रहा था। फिर वो चाय पीने के लिए एक जगह रुका। वहाँ कालू कौवा आया और बात करने लगा। क्या भाई बबलू, कैसे हो? मैं तो आज शहर जाकर बर्गर खा के आया हूँ, वहाँ बहुत अच्छा बर्गर मिलता है। अरे कालू भाई, मैं भी गांव का बर्गर खाया हूँ, लेकिन यहाँ तो सैंडविच और बर्गर में कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन तुम बर्गर खाने के लिए इतनी दूर गए, तुम्हारे पैसे खर्च हुए होंगे। देखो भाई, मुझे तो स्वाद अच्छा मिलना चाहिए। अपने गांव के जंगल में एकदम घटिया बर्गर मिलता है। गांव के लोग बर्गर क्या होता है पता ही नहीं है इनको। उनके लिए वड़ा पाव और बर्गर एक ही तो होता है। बड़ी बड़ी दुकानें खोल लेते हैं,
लेकिन बर्गर पैटीज ऐसा ही फिसल जाता है। मैं ही नहीं और भी बहुत से लोग हैं शहर जाकर बर्गर खाते हैं। मैं तो कहता हूँ बबलू भाई, कोई अपने ही गांव में छोटा सा ठेले भी बर्गर का खोल ले तो वो बहुत कमाई करेगा। ये तो आप सही कह रहे हो कालू भाई, मैं एक बार शहर जाकर बर्गर खा के आता हूँ। उसके बाद से बबलू एक दिन शहर जाकर बर्गर खा के आता है। उसके बाद वहाँ पर खाना बनाने की किताबें पढ़ता है और उससे जल्दी ही वो सभी तरह के बर्गर बनाने सीख जाता है। शहर से वापस आकर बबलू अपने दोस्तों को बर्गर्स खिलाता है। सभी को उसके अलग अलग बर्गर्स बहुत पसंद आते हैं। ससुर जी, मैं कुछ काम शुरू करने जा रहा हूँ। क्या काम शुरू करने वाले हो बबलू जी? आप इतने टाइम शहर में क्या सीख के आए हो और पैसे जमा कर लिए हो क्या? बिना उसके तो कोई काम नहीं शुरू कर सकते। आप बस देखते जाइए ससुर जी। ठीक है, देखते हैं अब क्या कमाल करोगे। ऐसे ही एक दिन बबलू बर्गर बनाने लगता है और कालू को बर्गर खाने के लिए बुलाता है। कालू अपनी पत्नी सुंदरी के साथ बर्गर खाने के लिए आता है। अरे वाह बबलू भाई, ये तो शहर से भी बहुत ज्यादा टेस्टी बर्गर है। ऐसा बर्गर आप अपने गांव में बना रहे हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब मैं शहर नहीं, आपके ही यहाँ बर्गर खाने आऊँगा। अगर तुम्हें पसंद आया है तो सभी को पसंद आएगा कालू भाई। जल्द ही बबलू की बर्गर की दुकान बहुत धूमधाम से चलने लगती है। जल्दी ही वो मुनाफा कमाकर अमीर हो जाता है। ससुर जी, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरा बर्गर का काम बहुत अच्छा चल रहा है और मैं अपने परिवार के लिए एक घर खरीद लिया हूँ। अब हम सब जल्द ही वहाँ रहने जाएंगे। बर्गर बेचकर कौन घर खरीदता है दामाद जी? घर तो अमीर लोग ही खरीद सकते हैं। आप घर को कल ही देख लेना ससुर जी। और हाँ, आपको मैं अपने हाथ का बर्गर भी खिलाऊंगा। अगले दिन बबलू अपने ससुर को और बाकी के परिवार वालों को अपना नया घर दिखाने के लिए ले जाता है। घर देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और अचंभित हो जाते हैं। बबलू का बड़ा सा बर्गर के आकार का घर था। अरे वाह दामाद जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपने अपने काम को इतना बड़ा कर दिया कि घर भी वैसा ही बना दिया है। मैं तो आपसे बहुत नाराज रहता था क्योंकि मुझे लगता था आप आलसी और कामचोर हैं, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। अपनी मेहनत से बर्गर की दुकान चलाई और अपना घर भी बना लिया। आखिर दामाद हो तो आपके जैसा। आपका आशीर्वाद है ससुर जी। अब ये बर्गर खाइए। और बबलू के बर्गर का घर पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो जाते हैं। उसका बर्गर का घर इतना फेमस हुआ कि वहाँ पर देश विदेश से लोग पिकनिक मनाने आते थे। इससे उसकी कमाई 4 गुना बढ़ गई। अपनी मेहनत और लगन से बबलू आगे भी स्वादिष्ट बर्गर बनाता रहा और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। हीरापुर गांव के जंगल में कड़क सेठ बहुत ही अमीर, लालची और धोखेबाज सेठ था। उसके बेहिसाब संपत्ति थी। पेट्रोल पंप, फिल्म थिएटर, गाड़ियों का कारोबार, सोने हीरे की दुकानें वगैरह थी। कड़क जल्द ही एक मॉल भी शुरू कर देता है। पीलू उसी गांव में एक छोटी सी किराना दुकान चलाती थी, लेकिन आजकल उसकी दुकान में भीड़ नहीं रहती थी। वो काफी परेशान रहने लगी। उसी समय टिल्लू आता है। पेला दे दे, एक कोल्ड ड्रिंक देना था। तो पीलू कहती है, ये लो कोल्ड ड्रिंक। टिल्लू भैया, आजकल ज्यादा लोग मेरी दुकान में आते नहीं हैं। क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों है? तो टिल्लू कहता है, हाँ, आजकल क्या है ना, सभी चीज ऑनलाइन ही मिल जाती है। माचिस से लेकर कार तक सब कुछ ऑनलाइन इंटरनेट में मिल जाता है। और देखो, एक डिलीवरी बॉय जा रहा है। तो पीलू कहती है, अच्छा, तो ये लोग हैं जो सामान डिलीवर करते हैं ऑनलाइन कंपनियों के लिए, लेकिन इसमें हम छोटे दुकानदारों का क्या फायदा है? तो टिल्लू कहता है, तुम ऐसा करो कि किसी मेन मार्केट जगह में अपनी दुकान लगा लो। बड़ी दुकानों में भीड़ रहेगी, कुछ लोग तुम्हारे यहाँ भी आ जाएंगे। इसके बाद
पीलू घर आके अपने पति बंटी को सब कुछ बताती है। तो बंटी कहता है, कड़क सेठ का माल इस जंगल में बहुत चलता है, क्यों ना तुम उसी के बगल में दुकान खोल लो, पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा। लेकिन कड़क सेठ बहुत चालाक था। जैसे ही उसे पता चला कि पीलू उसके मॉल के बगल में दुकान खोलना चाहती है, तो वो उसे एक सौदा कर लेता है। देखो बंटी, पीलू मेरे मॉल के सामने तुम्हारी दुकान की कोई औकात नहीं रहेगी। तुम एक दुकान मुझसे खरीद लो, 5 लाख रुपए में, उसी में तुम्हारी भलाई है। तो बंटी कहता है, अगर आप हमें 5 लाख में दुकान देंगे तो हम ले लेंगे कड़क सेठ। तो पीलू कहती है, ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन बहुत दिन गुजर जाने के बाद भी उनकी दुकान उन्हें कड़क सेठ नहीं देता है। दोनों पति पत्नी उसके पास जाते हैं। कड़क सेठ, आप हमें हमारा पैसा वापस दे दीजिए, हमें आपसे दुकान नहीं खरीदनी है। तो कड़क कहता है, ठीक है, ये लो 1 लाख रुपए। पीलू कहती है, लेकिन हमने आपको 5 लाख दिए थे ना। तो कड़क कहता है, तो मैंने कहा है क्या बुकिंग कैंसिल कराने के लिए? अब बुकिंग करोगे तो 10 लाख लूंगा। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो ये भी नहीं दूंगा। दोनों पति पत्नी दुखी मन से घर आते हैं। तो पीलू कहती है, अब हम क्या करेंगे जी, हमारी पूरी संपत्ति खर्च हो गई है। बंटी कहता है, मुझे सोचने दो, कोई न कोई रास्ता तो निकलना होगा। फिर बंटी अपने दोस्त हरिया के पास जाता है। वो एक ऑटो मैकेनिक था, उसके पास एक पुरानी गाड़ी थी। बंटी अपने दोस्त से पूरी बात कहता है और हरिया उसे उस गाड़ी का उपयोग बताकर एक आइडिया देता है। बंटी बहुत खुश हो जाता है। वो घर आकर पीलू को अपना प्लान बताता है। तो पीलू कहती है, ये तो वाकई बहुत अच्छा प्लान है। अगले दिन बंटी गाड़ी में पूरी किराना दुकान सजाकर निकलता है। लोग बड़ी हैरानी के साथ उसे देखते हैं। तभी जाबाज कहता है, अरे ऐसे सुपरमार्केट तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो बबली कहता है, वाह वाह बंटी भैया, पीलू दीदी, आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया है। अब से मैं आपके इस गाड़ी सुपर बाजार से ही सामान खरीदूंगा। तो बंटी कहता है, ये गाड़ी सुपर बाजार पूरे जंगल वालों के लिए सबसे सस्ती दुकान है। मॉल भूल आओ, वहाँ का महंगा सामान भूल जाओ। यहाँ गाड़ी सुपर बाजार से किफायती कीमत में सामान खरीदो। हमारी गाड़ी बाजार आपके पास एक फोन कॉल में खुद ही चल कर आएगी, आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने की परेशानी से बचाएगी और मॉल जाने की तकलीफ से भी आपको छुट्टी मिलेगी। इस तरह से बंटी और पीलू अपना गाड़ी सुपर बाजार चलाने लगते हैं और जंगल के पक्षी उनको बुला बुलाकर उन्हीं के यहाँ सामान खरीदने लगते हैं। जल्द ही कड़क का महंगा मॉल बुरी तरह से नुकसान में चला जाता है और जो उसने बैंक लोन लिया था वो नहीं चुका पाता है। इस वजह से उसे जेल हो जाती है। फिर पीलू और बबलू हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। चुलबुल नगर के गांव में सुंदरी बहुत घमंडी और अमीर जमींदारिन थी। वो गरीब लोगों को ब्याज पे पैसे उधार देती थी और जब गरीब उसे उधार के पैसे लौटा नहीं पाते थे तो वो उनकी जमीन को हड़प लेती थी। ऐसे ही एक दिन बबली उसके पास पैसे उधार लेने के लिए जाती है। सुंदरी सेठानी, आप मुझे 1 लाख उधार दोगी क्या? मैं आपको अगले साल वापस कर दूंगी। मुझे कैसे पता कि तुम मुझे पैसे वापस कर दोगी? तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानती हूँ। मैं यही इसी जंगल में रहती हूँ। सेठानी जी, गरीब किसान हूँ, छोटी सी जमीन है मेरी। अच्छा, तो तुम मुझे अपनी जमीन गिरवी रख दो, मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगी। वैसे कितनी बड़ी जमीन है तुम्हारी? मेरी 10 एकड़ की जमीन है, आप गिरवी रख लो। ठीक है, यहाँ अंगूठा लगाकर पैसे ले जाओ, लेकिन याद रखना पैसे नहीं चुकाए तो जमीन मेरी। फिर बबली उन पैसों से खाद और दवाइयाँ लाती है और खेत में दिन रात बहुत मेहनत करके फसल उगाती है। इस बार उसकी अच्छी फसल हुई थी। ऐसे ही एक दिन सुंदरी उसके खेत के पास से निकल रही थी। तभी उसकी नजर बबली की खेत में जाती है। अरे वो टिल्लू, कहाँ घूम रहा है? ये बता कि ये खेत किसका है जिसमें इतनी बढ़िया फसल उगी है? सेठानी जी, ये खेत तक बबली का है। उसी बबली का जिसने मुझसे पैसे उधार लिए हैं। अरे वाह, इसका मतलब ये जमीन और ये फसल और इसका मुनाफा मेरा हुआ।
फिर सुंदरी बबली से मिलती है। क्यों बबली, इस बार तो तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है, लगता है बहुत मेहनत करी हो। जी सुंदरी जी, मैं फसल बेचकर आपका उधार लौटा दूंगी। उसके बाद घर में बेटी भी है, उसकी शादी भी करनी है। ठीक है, ब्याज मिलाकर 3 लाख दे देना। क्या? लेकिन मैंने तो बस 1 लाख ही उधार लिए थे सेठानी जी। हाँ तो ब्याज चढ़ा के और 2 लाख हो गए हैं। तुम अनपढ़ गंवार लोग कुछ नहीं समझते। ये तो अन्याय है सुंदरी जी। फालतू की बात मत कर, नहीं तो मैं तुझे घर में भी नहीं रहने दूंगी। मैं आपके पैसे नहीं चुका पाऊंगी। नहीं, आप मेरी जमीन ही रख लो। शाम में बबली अपने घर आई और अपनी बेटी पीलू को रोते रोते सब कुछ बता दी। मैं उस लालची सेठानी को देखती हूँ, वो अपने आप को क्या समझती है। आप चिंता मत करो माँ, अब मैं उससे सभी चिड़ियों की हड़पी हुई जमीन वापस करवाऊंगी। पीलू अपनी सहेली हरी के साथ एक प्लान बनाती है। दोनों सहेलियां एक छोटी सी खेत की जमीन में एक नकली पेड़ लगाती है और फिर उस पेड़ को लाल रंग से रंग देती है। फिर वो दोनों उसकी डालियों में सोने, चांदी, डायमंड्स के गहने चिपका देती है, जिससे ऐसा लगता है कि वो गहने उसी पेड़ के फल हो। अब आएगा मजा, लालची सुंदरी कैसे फंसेगी देखना। इसके बाद पीलू चिड़िया हरी तोती के साथ जानबूझकर सुंदरी के पीछे जोर जोर से बातें करती है। अरे तूने देखी क्या उस लाल पेड़ को जो उस खेत में उगा है? उसमें से फल की जगह गहने उग रहे हैं। नहीं तो चल दिखा मुझे। ये सुनकर सुंदरी पीलू और हरी के पीछा करने लगती है। जब वो दोनों खेत पहुंचते हैं तो अरे क्या ये असली सोने जवाहरात है? सेठानी जी, आप कब आ गई यहाँ? खैर हमने तो हीरे जवाहरात कभी नहीं देखे हैं, आप खुद ही देख लो कि सोना चांदी हीरा असली है कि नहीं। वैसे सेठानी जी आपको बता दूं कि कल बहुत बड़े जमींदार आ रहे हैं जो इस जमीन को खरीद लेंगे, इसके साथ ये पेड़ भी। ऐसा क्या? तो एक बार मुझे इसके गहने दिखाओ। फिर पीलू और हरी तोती गहने दिखाते हैं। अरे ये तो सही में हीरे हैं, हीरे। चलो अच्छी बात है, अब हम ये जमीन उस शहर वाले सेठ को बेच देंगे। नहीं, ये जमीन तो मुझे चाहिए। लेकिन आपके पास इतने पैसे हैं क्या सेठानी जी? अरे पीलू, तुम गरीब लोग गरीब ही सोचोगे। इसके लिए तो मैं अपनी पूरी जमीन जायदाद बेच दूंगी, लेकिन मैं इस पेड़ की जमीन को खरीद के ही रहूंगी। ठीक है, तो फिर सौदा पक्का। आपकी पूरी संपत्ति के बदले में ये जमीन। ये लीजिए इस जमीन के कागजात, लेकिन पहले आप अपनी संपत्ति के कागज मेरे नाम कर दीजिए। फिर सुंदरी अपनी पूरी संपत्ति, जमीन, जायदाद, गाड़ियाँ, हवेली पीलू के नाम कर देती है और उस छोटी से पेड़ वाली जमीन को बदले में ले लेती है। अगले दिन कुछ लोग उस पेड़ के पास इकट्ठा होते हैं। क्यों गरीब लोग, कैसा लगा मेरा ये गहनों का पेड़? जरा हमें भी दिखाना गहने सेठानी जी। ये देखो। फिर सुंदरी उन्हें गहने दिखाती है। तभी टिल्लू के बगल में खड़े हुए पक्षी के हाथ से उस हार में पानी गिर जाता है और उसका सुनहरा रंग मिट जाता है। अरे ये क्या, पीलू मुझे लूट ली, बर्बाद कर दी। ये तो नकली लोहे की चेन है जिस पर सोने का नकली रंग लगा हुआ था। इस तरह से सुंदरी को उसकी धोखाधड़ी की सजा मिल जाती है और पीलू की मदद से बबली और बाकी जंगल के पक्षियों को उनकी लूटी हुई जमीन वापस मिल जाती है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। पिंटू गहरी नींद में सो रहा है, अब क्या करूं? पिंटू को जगाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से आवाज लगाया। और फिर रिंकू बहुत तेजी से खरगोश की स्पीड से दौड़ता है और शेर के पीछे पहुंचकर उसकी पूंछ को अपने लंबे दांतों से काट देता है। शेरा जोर से चीख उठता है। इस जंगल में एक बड़ा सा गेंडा पिंटू रहता था। पिंटू
वैसे तो दिल से अच्छा था, लेकिन उसको अपने ताकतवर होने के बहुत गर्व था। वहीं दूसरी तरफ एक छोटा सा खरगोश रिंकू रहता था। रिंकू दिखने में छोटा था और अपने आप में मस्त रहता था। एक दिन नदी के किनारे रिंकू घास खा रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गया। बचाओ बचाओ मुझे, मैं डूब रहा हूँ। उसकी आवाज सुनकर पिंटू वहाँ आता है। अरे रिंकू, तू तो डूब जाएगा, लेकिन मुझे भी तो तैरना नहीं आता है, इसको कैसे बचाऊं? और पिंटू आसपास देखता है और फिर पास ही एक पेड़ की दंगल तोड़कर उसके पास फेंकता है। रिंकू उस लकड़ी की दंगल का सहारा लेकर उसमें बैठ जाता है और किनारे आ जाता है। आपका बहुत धन्यवाद पिंटू भैया, आपने मेरी जान बचा ली। मैं भी किसी दिन आपके काम आऊंगा। तुम्हारी जान बचाना तो मेरा फर्ज था, लेकिन तुम मेरे किसी काम आओगे रिंकू? तुम बहुत छोटे हो और मैं इतना ताकतवर। आगे से तुम्हें कोई मदद लगे तो बता देना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मैं भी कभी पिंटू के काम आऊंगा। मैं छोटा जरूर हूँ, लेकिन मैं किसी काम तो आ ही सकता हूँ। चलो देखते हैं समय क्या दिखाता है। एक दिन शेरा शिकार करने के लिए जंगल में निकलता है। थोड़ी दूर जाने पर उसको पिंटू दिखाई देता है। अरे वाह, ये पिंटू गेंडा है, अभी ये सो रहा है, यही सही मौका है इसकी शिकार करने का। इस पर झपट्टा मार दूंगा, फिर तो एक हफ्ते तक शिकार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा सोचकर शेर पिंटू के पास जाता है, लेकिन रिंकू ये सब दूर से देख लेता है। ये शेरा तो पिंटू का शिकार कर देगा। पिंटू गहरी नींद में सो रहा है। अब क्या करूं? पिंटू को जगाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से आवाज लगाया तो शेर को भी पता चल जाएगा। अब तो एक ही रास्ता है। और फिर रिंकू बहुत तेजी से खरगोश की स्पीड से दौड़ता है और शेर के पीछे पहुंचकर उसकी पूंछ को अपने लंबे दांतों से काट देता है। शेरा जोर से चीख उठता है। रिंकू तुरंत झाड़ियों में भाग जाता है और पिंटू की नींद खुल जाती है। वो शेरा को देख लेता है और हैरान रह जाता है। तू जग गया, अब मैं तेरा शिकार नहीं कर सकता। शेरा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रिंकू बाहर आकर पिंटू से कहता है, पिंटू भैया, मैंने शेर की पूंछ काटा था। रिंकू, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुमने मेरी जान बचाई। मैं गलत था कि मैं ताकतवर हूँ और मुझे कभी किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने नेक दिल दिखाई और असल में बड़प्पन दिखाई हो। इस तरह से पिंटू अब रिंकू का अच्छा दोस्त बन गया और वो कभी भी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करता था। टुन्नू लोमड़ी चोर को पकड़कर उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। पिंकी, दादाजी मुझे माफ कर दो। तू क्यों माफी मांग रहा है? तूने क्या किया? इसलिए क्योंकि मैं रॉकी को जंगल में छोड़ आया था। पर पिंकी बंदरिया और कुन्नू सियार भाई बहन हैं। वो गांव में अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ रहते हैं। एक दिन स्कूल में आते समय पिंकी बंदरिया की नजर कीचड़ में सने एक कुत्ते पर गई। वो बहुत छोटा था और रो रहा था। पिंकी को उस पर तरस आ गया, इसलिए वो उसके पास गई और अपनी बोतल का कच्चा पानी उसने उस पर डाला और उसे अपनी गोद में उठा लिया। पिंकी, छोड़ इसे, देखिए कितना गंदा है और कितनी बदबू आ रही है इसमें से। छी, छोड़ इसको। नहीं कुन्नू, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। पता नहीं इसके माँ बाप कहाँ हैं और देखो तो बेचारा रो रहा है। मैं इसको अपने साथ लेकर चल रही हूँ, ठीक है ना? पिंकी उस कुत्ते को अपने साथ ले आती है और उसको खाना खिलाती है और उसे अपने पास लेटाकर टीवी भी दिखाती है। कुन्नू ये देख बहुत गुस्सा हो जाता है। पिंकी, उतार इसको, ये हम दोनों का बेड है ना, तूने इसको कैसे बिठाया? उतार इसको, अभी कितना गंदा है ये, नाली में रहता है, उतार इसको। कुन्नू, ये छोटा सा ही तो है, जरा सी जगह ले लेगा तो क्या हो जाएगा? कुन्नू अब और गुस्सा हो जाता है और मन ही मन सोचता है, इस कुत्ते की वजह से मेरी बहन मुझे पराया कर रही है और मेरी चीजें भी छीन कर इसे दे रही है। इसका तो कुछ करना होगा, नहीं तो ये धीरे धीरे मुझसे सब कुछ छीन लेगा। पिंकी उस कुत्ते का नाम रॉकी रखती है। रॉकी के परिवार के बाकी लोग भी रॉकी से बहुत प्यार करने लगते हैं, पर कुन्नू
अभी भी उसे घर से निकालने की तरकीबें सोचता रहता है। एक दिन वो रॉकी की पूंछ में पटाखे जलाने ही वाला था कि तभी वहाँ उसकी माँ चुनमुन नीलगाय आ गई। कुन्नू, ये तुम क्या कर रहे हो? उस बच्चे की पूंछ पर पटाखे क्यों जला रहे हो? कोई तुम्हारे साथ ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा? छोड़ो उसको, लाओ मुझे दो। चुनमुन से डांट खाने के बाद भी कुन्नू नहीं सुधरता और फिर एक दिन रॉकी के खाने में मिर्ची डाल देता है। रॉकी वो दूध पीता उससे पहले ही उसके दादा टुन्नू शेर वहाँ पहुँच गए। कुन्नू, ये दूध लाल क्यों है? क्या मिलाया है इसमें? कुन्नू घबरा जाता है। सच सच बोलो कुन्नू। नहीं कुछ भी नहीं दादाजी, वो तो ऐसे ही हो गया। मैं जानता हूँ तुम रॉकी को जरा भी प्यार नहीं करते हो और उसे घर से निकालना चाहते हो, पर बेटे ये बेचारा भी बहुत छोटा है तो जानता भी नहीं कि तुम इसके साथ क्या क्या कर रहे हो, इसलिए ये सब छोड़ो और उसके साथ प्यार से पेश आओ, ठीक है? दादा के समझाने पर भी कुन्नू नहीं समझता और फिर एक रात वो रॉकी को लेकर जंगल में चला जाता है और उसे कहीं दूर छोड़ाता है और घर आकर सो जाता है। अब उस रॉकी को मैं ऐसी जगह छोड़ कर आया हूँ जहाँ से वो चाह कर भी वापस नहीं आ सकता और मैं जीऊंगा चैन की जिंदगी। अंधेरी रात हो चुकी थी, घर में सब सो चुके थे कि तभी एक लोमड़ी चोर उनके घर में घुस जाती है और एक एक करके घर का सारा कीमती सामान चुरा लेती है। पर जैसे ही वो घर के बाहर कदम रखती है वैसे ही रॉकी भौंकने लगता है और घर वाले सारे लोग जाग जाते हैं। तब तक रॉकी लोमड़ी चोर को हिलने तक नहीं देता। अच्छा, तो ये चोर हमारे घर में चोरी करने आया था। शाबाश रॉकी, अगर आज तुम नहीं होते पता नहीं क्या हो जाता। टुन्नू लोमड़ी चोर को पकड़कर उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। पिंकी, दादाजी मुझे माफ कर दो। तू क्यों माफी मांग रहा है? तूने क्या किया? इसलिए क्योंकि मैं रॉकी को जंगल में छोड़ आया था, पर पता नहीं ये वापस कैसे आया। यही तो खासियत है मेरे दोस्त की। रॉकी, मुझे माफ कर दे प्लीज। सॉरी यार, अब हम दोस्त बन सकते हैं, तू दोस्ती करेगा मेरे से? रॉकी अपना एक पैर आगे बढ़ाता है और अब दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। रॉकी कुन्नू का भी दोस्त बन जाता है और फिर सब खुशी खुशी रहते हैं।